इलेक्शन से 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज के नुमाइंदे। जी सईद बलोच, इंतखाबी अहलियत के हवाले से चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन से बिल्कुल 2 रोज पहले, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया गया है और एक शहरी हैं शाह मोहम्मद जमान, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की है, जिसमें बिलावल भुट्टो की इंतखाबी अहलियत को चैलेंज किया गया है। जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, जबकि बिलावल भुट्टो आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 सियासी जमातों का मेंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा दरखास्त में यह भी कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार की जो दरखास्त था उसका दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोके। जी ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज किया जाएगा इलेक्शन 2024 के हवाले से। तज्जियों के साथ मुख्तलिफ शहरों में सियासी गहमा गहमी कैसी और किस शहर में किस जमात का पलड़ा रहेगा भारी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से जावेद बलोच, इसके अलावा AH खानजादा कराची से हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम डिटेल्स में बात करेंगे और जानेंगे कि उनके शहर में कौन कौन से हल्के इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोशा हैं और कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, किसका पलड़ा कितना भारी है, ये हम जान लेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले बात करते हैं जावेद बलोच से, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। जावेद बलोच, बताइएगा इस्लामाबाद में आप क्या देख रहे हैं, किसकी हुकूमत शहर इक़्तिदार में बनती आप देख रहे हैं और कौन कौन से हल्के आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि असरअंदाज हो सकते हैं इस मर्तबा 2024 के इलेक्शंस पे? देखें, पूरे मुल्क से जो भी सियासी जमातें और जो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बिलाखिर उन्होंने इस्लामाबाद ही आना है और इस्लामाबाद ने ही फैसला करना है कि किसकी हुकूमत बननी है और किसने अपोजिशन में बैठना है और किसको क्या मिलना है। अगर हम बात करें सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके जो आसपास के इलाके हैं उनकी, तो इस्लामाबाद में 3 जो है वो सीटें हैं कौमी असम्बली की। एक NA-46 है, एक NA-47 है और NA-48 है। इसका अगर हम जायज़ा लें तो NA-46 में अंजुम अकील मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। PTI के कैंडिडेट जो है वो नज़र नहीं आ रहे, ना ग्राउंड पे मौजूद हैं, जबकि जो पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे और जो कैंडिडेट हैं मियाँ असलम साहब जमात इस्लामी के, उनकी कैंपेन भी भरपूर तरीके से जारी है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो नून लीग का पलड़ा हमें इस हल्के में भारी नज़र आ रहा है और अंजुम अकील पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नून लीग जो है वो ये सीट निकाल पाएगी। अगर हम बात करें NA-47 इस्लामाबाद की, तो NA-47 में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, पहले भी यहाँ से इलेक्ट हुए और इस्लामाबाद के ही रिहायशी हैं। उनकी एक अपनी यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, उनके अपने तल्लुकात हैं, तो उनके मुकाबले में पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान रह चुके हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, वो उनके मुकाबले में आज़ाद कैंडिडेट हैं। और अगर हम देखें तो
सिब्ते बुखारी जो कि नए कैंडिडेट हैं पीपल पार्टी के, वो मैदान में हैं। अगर हम यहाँ भी देखें तो मुकाबला जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नून लीग के दरमियान होगा। लेकिन अगर हम मजमूई सूरत देखें तो यहाँ से भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो ये नशिस्त जीत सकते हैं, क्योंकि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक NA47 और एक NA48। अगर हम चलते हैं इस्लामाबाद के हलका NA48 में तो हमें यहाँ पे 3 बड़े कैंडिडेट जो है वो नज़र आते हैं। एक तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जैसे मैंने कि पहले बताया कि वो कैंडिडेट हैं, आज़ाद कैंडिडेट हैं, उनके साथ जो है पीपल पार्टी का टैग नहीं है, किसी पार्टी का टैग नहीं है, वो पीपल पार्टी से बागी हुए और अब जो है वो आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उनकी हल्के में खोखर बिरादरी की एक अपना एक वोट बैंक है, एक सह है, एक लोग उन्हें जानते हैं। उनके वालिद जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर रहे कौमी असम्बली के नवाज खोखर साहब, और जो है वो ताजी खोखर का भी नाम आपने सुना होगा, और जो मुख्तलिफ लोग हैं वो खोखर बिरादरी को यहाँ पर जानते हैं। इनके मुकाबले में अगर हम देखें तो खुर्रम नवाज राजा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और उनके साथ PTI के पहले जो PTI से इलेक्शन लड़ा था जीते थे, और अब जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लेकिन वो जो है वो PTI को भी के वोटर्स को भी कन्विंस करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक ख़त्म नहीं हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं उन्हें भी कहते हैं कि मैं आपका कैंडिडेट हूं, और इसी तरह इंडिपेंडेंट अपने आज़ाद हैसियत से भी लोगों को कैंपेन कर रहे हैं, और इस तरह जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अगर पिंडी में देखें तो पिंडी में कैंपेन्स तो चल रही हैं, और अपने तरफ से जो भी कैंडिडेट है वो अपने भरपूर अपना साथ दे रहा है और कैंपेन्स चला रहा है और चाह रहा है कि वही जीते। ब्यूरो चीफ हमारे साथ कराची भी मौजूद है, AH खानजादा, उनका भी हम रुख करते हैं। AH खानजादा साहब, बताइएगा कराची में आपकी नज़र में कौन से हल्के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा हट के ये भी बताइएगा कि इस मरतबा आपको क्या लगता है कि टर्न आउट इस मरतबा क्या ज़्यादा रहने वाला है, या अमूमन जैसा रहता है पहले 2000 अगर बात की जाए 8, 13 और 18 के इलेक्शंस की, उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा? क्योंकि एक मखसूस जमात के अंदर जो गम गुस्सा पाया जा रहा है, तो उनके पास तो एक वाहिद रास्ता यही है कि वो आए और वोट दें, तो उसके बाद जाके वो अपनी पार्टी को जिताएं। तो इस मतलब आपको क्या लगता है कि कराची में टर्न आउट क्या ज्यादा होने वाला है, या जैसा नॉर्मली रहता है उतना ही रहेगा? AH खानजादा साहब, ठीक है, उनसे दोबारा बात करते हैं, लेकिन अभी जावेद बलोच की जानिब आते हैं। जावेद बलोच, जहां पर हम बात करें कि टर्न आउट की, क्योंकि टर्न आउट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस मरतबा के जो इलेक्शन 2024 के वो पहले तमाम इलेक्शन से काफी मुख्तलिफ हैं। जो इंसिडेंट्स इस इलेक्शन से पहले हुए या जो होने वाले हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ रहे, कभी भी ऐसे नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा टर्न आउट क्या ज्यादा रहने वाला है, या अमूमन जितना रहता है उतना ही रहेगा? अगर हम टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट उतना ही रहेगा जितना पहले होता था, और लोग जो है वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पार्टियों के लिए जो है वो निकलते थे। इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। और अगर हम हालात देखें तो हमें 2018 से मुख्तलिफ हालात यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। 2018 में आपको याद होगा कि नून लीग ज़रिया ताब थी, और तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो गाड़े जा रहे थे, और तहरीक इंसाफ को प्रमोट किया जा रहा था, तहरीक इंसाफ की हवा जो है वो चलाई जा रही थी। और आज जो है वो तहरीक इंसाफ अंदर है, तहरीक इंसाफ जो है वो अंडरग्राउंड है, और मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जो है वो जोरों शोर से जारी है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसके झंडे गाड़े जा रहे हैं, और उसकी हवाओं का रुख जो है जावेद बलोच, झंडे गाड़े जा रहे हैं, कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह से किया जा रहा है तो क्या जो वोट बैंक है या जो टर्न आउट है वो भी सिर्फ उनके हक में जाने वाला है? क्योंकि इलेक्शन के बाद जब वोट डालेगी अवाम, तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि जिनके झंडे गाड़े जा रहे थे अवाम जो है उन्होंने उन्हीं को वोट दिया कि नहीं दिया। देखें मरियम, हम जो है वो ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं कि फैसला आवाम ने करना है। क्योंकि आज इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, रात 12 के बाद जो है वो ये तमाम सियासी लोग जो है वो आवाम की अदालत में होंगे। डेफिनेटली फैसला आवाम ने करना है। बिल्कुल जो है वो जब वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाता है तो उसके हाथ में फैसला होता है कि वो किसको वोट दे, किसको जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन जो बड़ा फैक्टर जो है इस इलेक्शन में ये आ रहा है कि एक पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है,
वो मैदान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी सियासी जमातें हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई अपना निशान नहीं है, बल्ला जो है उनके पास नहीं है। और जब वोटर जाता है पोलिंग बूथ के अंदर तो वो मोस्टली, अगर मैं आपको जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इवन MNA का एक कैंडिडेट जो है वो उसकी रीच 100% अपने वोटर्स तक नहीं होती। वो सिर्फ जो है वो जलसे करता है, कर्नल मीटिंग करता है, और जो लोग घरों में बैठे होते हैं या जो लोग कर्नल मीटिंग में नहीं जाते वो इवन वो अपने कैंडिडेट को भी नहीं जानते होते, ना उनके नाम से प्रॉपर जानते हैं, ना उनकी शक्ल से जानते हैं। जावेद बलोच, आपकी बात को यहाँ पे काट लें। जावेद बलोच, आपने कहा कि वो कैंपेन चला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर बैठा हुआ आदमी है, कैदी नंबर 804, वो इस वक्त ये कहते हैं कि 8 फरवरी एक बहुत बड़ा सरप्राइज डे होने वाला है और 8 फरवरी को उनके वोटर्स बाहर निकलेंगे और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस मर्तबा जो भी कैंडिडेट हो ये ना देखे, लेकिन ये देखे कि वो किस पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ है, उसको वोट डालें। तो आपको नहीं लगता कि इस मर्तबा का इलेक्शन कुछ डिफरेंट होने वाला है? देखें मरियम, जो कैदी नंबर 804 के सरप्राइज हैं वो तो हम जो है वो गुज़श्ता 10 सालों से सुन रहे हैं। वो हर दिन कोई ना कोई नया सरप्राइज, नया ऐलान करते हैं। फिर जो है वो एक माह बाद, 2 हफ्तों बाद कहते हैं कि नहीं ये तो बात सही नहीं थी, ये बात सही है। तो उनके वोटर, उनके सपोर्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो जिनका जो बयानिया, जिनकी पॉलिसी ये हो कि यू टर्न लेना जो है वो सियासी कायदीन का एक हक है और एक तरीका कार है कि वो यू टर्न ले सकते हैं। वो कोई ऐसा, वो तो सियासतदान मानते नहीं हैं उसको जो यू टर्न ना लेता हो। तो उनका तो जो तकिया कलाम या पॉलिसी है वो तो इस तरह की है। रही बात, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि जो ज़्यादातर वोट है वो मिलता है निशान को। बल्ले को लोग जानते हैं, शेर को लोग जानते हैं, तीर को लोग जानते हैं, या जो उनके लोकल कैंडिडेट्स हैं। अब जो वोटर है वो इतना अवेयर हो चुका है कि अब उनको बल्ले, तीर या उससे इंतखाबी निशान से फर्क नहीं पड़ता। वो इतना एजुकेटेड हो चुका है या अवेयरनेस उसको इतनी आ चुकी हुई है, सोशल मीडिया के थ्रू कहें या अगर आप उनकी तकारीर के हवाले से कहें, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको पता है कि उन्होंने किस पर मोहर लगानी है। सिर्फ अगर बल्ला छिन गया तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ वो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा? बस शॉर्टली बताइएगा। अवेयरनेस की बात आपने की। अवेयरनेस जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्टें देख के, सोशल मीडिया की ट्वीट्स देख के, फेसबुक, व्हाट्सएप देख के जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो अवेयरनेस की इंतहा को लोग पहुंच चुके हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका जो मैनिफेस्टो है, जो बयानिया है, आपकी लेक्सी जो है वो आपके किस लेक्सी को जो है वो कैरी कर रहे हैं लोग। ये आज भी हम जब मुख्तलिफ हल्कों में जाते हैं, अपने लोगों की राय लेते हैं, तो मोस्टली वो लोग हैं मरियम जो कहते हैं कि हमें आटा चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें गैस बिजली चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आवाम को तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। उनको गैस चाहिए, बिजली चाहिए, उनको रोटी सस्ती चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हम जरा पेशावर की भी सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मौजूद है, फिदा खटक हमारे साथ हैं। फिदा खटक साहब, पेशावर के पास 5 सीटें हैं नेशनल असेंबली में। आपको क्या लगता है वहां पे कौन तगड़ा उम्मीदवार है और पेशावर में किसका आपको लग रहा है इस मर्तबा बोलबाला है? अगर बल्ला छिन चुका है और अगर इस मर्तबा तीर चल रहा है वहां पर या वहां पर शेर धार रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा कौन ज्यादा स्ट्रांग वहां पर रहेगा? और ये बताएगा, टर्नआउट के हवाले से हम जावेद बलोच से भी बात कर रहे थे कि वहां का टर्नआउट आपको क्या लगता है, क्या इस मर्तबा उस एक मखसूस सियासी जमात का जो वोटर है वो बाहर निकलने वाला है? देखें, पेशावर और केपी की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, वो पंजाब और सिंध से यकसर मुख्तलिफ है। वहाँ पे हो सकता है पंजाब में शेर दाड़े और सिंध में जो है हो सकता है तीर चले, लेकिन पेशावर और केपी में अब भी जो है जो कैदी है 804 उसके हामी यहाँ पे मौजूद है। और ये एक, अगर ऑनेस्ट रिव्यू में दूँ आपको, तो वो अगर यहाँ पे मुकाबला है तो वो है PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है, JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है और किसी हद तक जमात इस्लामी है। अच्छा, और पेशावर के जो ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद के भी जावेद बलोच, उनका कहना यह है क्योंकि बल्ला छिन चुका है, उनके पास कोई मखसूस इंतखाबी निशान नहीं है अब एक उस पार्टी के पास, तो उनके वोटर्स को उस तरह से मालूम नहीं होगा कि किसके ऊपर ठप्पा लगाना है, या वो अनअवेयर रह जाएंगे और शायद इस वजह से जो उनका वोट काउंट है वो बहुत कम हो जाएगा।
देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एक रियलिटी है कि केपी जो है ये तहरीक इंसाफ का गढ़ रहा है और अब भी है। गुज़िश्ता 2 इलेक्शन जो है 2013 और 2018 के वो यहाँ से जीत चुकी है और अब भी जो है उसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट तकरीबन हर हलके में उसके कैंडिडेट, न सिर्फ उसके जो नामजद करदा कैंडिडेट है बल्कि 1-2 मैं ये भी कहूँगा कि वो वैसे ही खड़े हैं जो कि पीटीआई का उनके ताल्लुक़ है, लेकिन वो खड़े हैं। तो इससे नज़र आता है कि उनकी स्ट्रेंथ है। अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर 8 फरवरी को उनका वोटर निकला तो बाकी पार्टियों के लिए इस तरह मैदान खुला नहीं होगा जिस तरह के समझा जा रहा है। जेयूआई को एक बड़ा उसको मुकाबले में समझा जा रहा है, लेकिन जेयूआई का जो गढ़ है जनूबी अजला जिसको हम कहते हैं, जो कि क्वाड से लेकर डेरा इसमाइल खान तक जो इलाका है, जितने अजला हैं, वहाँ पे पीटीआई ने गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में काफ़ी नकब लगा चुके हैं। वो वहाँ पे बेशतर सीटी मौलाना फजलुर रहमान आप देख चुके हैं 2018 में अपनी नशिस्त नहीं जीत सके। तो पीटीआई का जो वोटर है अगर वो निकला तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मियां नवीद, क्योंकि जैसा कि आपने गुफ्तगू मुलाहिजा भी की होगी, सुनी भी होगी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टर्न आउट के हवाले से और अहम हलकों के हवाले से, तो लाहौर के कुछ हलके बहुत अहम हैं। वैसे तो लाहौर पूरे का पूरा ही बहुत अहम है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें NA 130 की, जहाँ से यास्मीन राशिद खड़ी हुई और दूसरी जानिब नवाज शरीफ खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि यास्मीन राशिद क्योंकि इस अभी कैद में हैं और उनको उस तरह से कैंपेन्स चलाने नहीं दी गई, और नवाज शरीफ जो कि एक साइड पर भरपूर कैंपेन्स चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पीटीआई का वोटर निकलेगा यास्मीन राशिद के हक में, या इस मरतबा फिर जो नवाज शरीफ पहले भी यहाँ से जीतते आए हैं इस सीट से NA 130 से, इस मरतबा भी वही जीतेंगे? अच्छा मरीम, इसमें जो है वो सिमती का वोट यकीनी तौर पर यास्मीन राशिद को डल सकता है। और उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अच्छे वोट लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये लाहौर है और लाहौर का जो किला है इसके अंदर नून लीग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना मर्जी टर्न आउट निकला है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को अगर हरा देती है तो एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये वो हल्का है यहाँ पर नवाज शरीफ का, यहाँ से नवाज शरीफ जाते खुद जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और इनका ये वो हल्का कि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अच्छे वोट तो वो ले सकती हैं। इससे पहले भी डॉक्टर यास्मीन राशिद वोट लेती रही हैं और आजकल वो जेल में भी हैं, हमदर्दी भी हो सकती है, लेकिन इस हल्के पे तो हमेशा नून लीग का काफी असर रहा है। बिल्कुल ये वो हल्का है, यहाँ पर नवाज शरीफ को हराना बहुत मुश्किल है यास्मीन राशिद के लिए। और मैं ये भी बता दूं, इसके साथ साथ अगर लाहौर पूरे की बात करें तो जिसमें 3 से 4 सीटों के ऊपर जो है वो लाहौर के अंदर जो है कुछ सख्त मुकाबला मतवक्के है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं जिसमें नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये तो पक्की सीटें हैं उनकी। लेकिन जो 3 से 4 उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट हुई है, जिसमें 128 है। 128 से यहाँ पर जो है वो ओन चौधरी है, और ये सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हुई। और यहाँ पर हो सकता है कि जो नून लीग का वोटर है वो यहाँ पर सपोर्ट इतना वोट ना दे ओन चौधरी को, क्योंकि यहाँ पर ये जो हल्का है 128, ये हल्का पीटीआई का, और यहाँ से पिछली दफ़ा शफकत महमूद साहब इस हल्के से जीते हैं। यहाँ पे जो है मैं बता दूँ कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पर पीटीआई के काफ़ी होल्ड है, तो यहाँ पर मतवक्के है मुकाबला। और उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि 127 लाहौर का जो हल्का है ये भी काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जो मेन स्ट्रीम लाइन पार्टीज हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नो डाउट कि उनके पास वहाँ पर जो है इस वक्त एज उनको ये नहीं है कि उनके पास बल्ला नहीं है, और उसके साथ उनको उस तरीके से जो है वो कैंपेन भी वो नहीं कर सके जिस तरीके से बाकी जो पार्टियों को वहाँ पर जो है वो आज़ादी हासिल। तो वहाँ पर ज़हीर बास खोखर का एक खोखर बरादरी और दूसरा वोट वहाँ पर मौजूद है आज़ाद के तौर पर जो है वो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कई सालों के बाद पीपल्स पार्टी की जानब से पहली मरतबा लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके बाद तारड़ जो है ये भी कोई इनको लीनियट व्यू नहीं लिया जा सकता कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मतवक्के है मुकाबला, और यहाँ पर वोट तकसीम भी हो सकता है, चूँकि यहाँ पर जो है वो TLP का वोट, उसके साथ जमात इस्लामी भी है, तो यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी और PTI का वोट तकसीम हो सकता है। यहाँ पर बाकी आपने कहा कि जो कि नून लीग की कुछ सीटें हैं
वो तो फिक्स है, मतलब कि उसे पता है कि उनमें तो जो आपका बार बार सवाल है कि जी टर्नआउट अगर बहुत ज्यादा निकल आया, पहले से ज्यादा लोग निकल आए तो शायद लाहौर में, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर टर्नआउट आता भी है तो फिर भी जो है ये सीटें जो है वो, क्योंकि ये किला नून लीग कर यहाँ से हराना मुश्किल है, और ये सारी सूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अभी हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ कराची एज खानजादा हमारे साथ मौजूद है। एज खानजादा साहब, कराची में क्या लग रहा है आपको, क्या तीर चलेगा या वहां पर कोई और ऐसी जमात है जो कि तहरीक लब्बैक के हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्योंकि उसने अपनी काफी जगहों पर अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, आपको क्या लगता है इस मरतबा क्या होने वाला है कराची में? देखिए, कराची और कराची के साथ साथ कराची के कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही है। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ये तो मुतहर्रिक सियासी क़ुव्वतें पहले से भी थी, आज भी है और मुमकिन है आइंदा भी ऐसा हो। कराची में जो एक नशिस्त बड़ी है, पहले कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें थी, अब 22 हो गई हैं। पहले 6 ज़िले थे, अब 7 ज़िले हो गए हैं। तो इस तरह कराची के जो जिसे कि रिवायती हरीफ जो है वो आमने सामने आपको नजर आएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, साबिक़ वज़ीर अमीनुल हक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बार कराची से जो उनके रिवायती उम्मीदवार हुआ करते थे, उनमें से रिवायती उम्मीदवारों को बहुत कम मौका मिला है। नए लोग हैं, जैसे सलीम मांडवी वाला है, वो एक पुराना आदमी है, या मिर्ज़ा इख्तियार बेग है, वो एक पुराना आदमी है। इसके अलावा यानी बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने कराची को यानी छोड़ के अब वो कंबर शहदाद कोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना लियारी से बिलावल साहब इलेक्शन लड़ते थे। लियारी से पीपल्स पार्टी ने जिस शख्स को टिकट दिया है वो है नबील गबोल। नबील गबोल जो है वो कई दफ़ा सियासी क़िबला तब्दील कर चुके हैं, पहले MKM में गए, फिर वापस आ गए, फिर इस तरह से। हम ये समझते हैं कि कराची में जो इंतखाबी गहमा गहमी है उसमें तशद्दुद का रुझान अगर आया तो ये तशद्दुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। अब तक 2 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिनमें तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। वैसे तो यानी झगड़ा और दंगा और धक्का मुक्का इस टाइप के तो बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन गुलबहार और न्यू कराची के इलाके में 2 वाक़यात हुए जिसमें आतिशी असलहे का इस्तेमाल हुआ और उसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबी सियासत में तशद्दुद के वाक़यात कराची ही में रिपोर्ट हुए हैं और कहीं रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन इस मरतबा दूसरा मसला इलेक्शन है, सूबाई असेंबली के बड़ा हजम रखा गया है उसके बजट का, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस मरतबा अमन अमान कायम रहे इलेक्शंस के दिनों में और उसके बाद भी। बाकी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों से, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन 2024 फैसला पाकिस्तानियों की खसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद है और हम उनसे जान रहे हैं कि उनके शहर में कौन कौन से हल्के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और टर्नआउट क्या रहने वाला है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ हैं शाहिद अली और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इमरान अरशद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इमरान अरशद से, मुल्तान में मौजूद है। इमरान अरशद, बताइएगा 6 अहम सीटें हैं असेंबली की मुल्तान के पास, क्या देख रहे हैं आप, कौन सी सीट से कौन जीतने वाला है? मुल्तान में क्या तीर चलेगा या आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे या फिर शेर धारने वाला है मुल्तान में, क्या लगता है? देखें, जो मुल्तान है इसका जो असर है वो पूरे जनूबी पंजाब पे होता है और मुल्तान के जो 6 हलके हैं वो बहुत अहम है। इसके अंदर अब पीपल्स पार्टी की भी जो है वो एंट्री नज़र आ रही है, जबकि जहांगीर तरीन भी मुल्तान के अंदर फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। और मुल्तान की अगर हल्का वाइज बात की जाए तो सबसे पहला हल्का NA 148 है, जिसके अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो हल्के में भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और ये हल्का जो है वो काफ़ी सारा जो है वो दही इलाकों पर भी मुश्तमिल है और इसके अंदर जो है बरादरी
सिस्टम भी मौजूद है, जबकि अहमद हुसैन डीएड जो है उन्होंने पीटीआई को छोड़ा था और पीटीआई को छोड़ के वो नून लीग के टिकट के ऊपर इस वक्त उम्मीदवार है। लेकिन उनके पास ये एज है कि उनके साथ मुस्लिम लीग नून की भरपूर सपोर्ट मौजूद है और ख़ास तौर के ऊपर जो हल्के के इलेक्टिबल है सिकंदर याद बोसन, वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कड़ा मुकाबला है, जबकि तैमूर महे जो है वो आज़ाद हैसियत से यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरीके से मुल्तान के हल्का NA 149 की बात की जाए तो उसके अंदर सीट एडजस्टमेंट के तहत जो है वो जहांगीर तरीन यहाँ पे मौजूद है, जबकि उनके मुकाबले में आमिर डोगर मौजूद है जो कि आज़ाद हैसियत से यहाँ पे मौजूद है और उनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है। तो हल्का NA 149 के अंदर जहांगीर तरीन और मलिक आमिर डोगर के दरमियान भरपूर किस्म का मुकाबला मुतवक्के है। और इसी तरीके से हल्का NA 150 की बात की जाए तो वहाँ पे सेनेटर राना महमूद अल हसन मौजूद हैं जो कि 35 साल रफाकत तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए हैं। हमारे साथ ही रहेगा इमरान अरशद। हम इस वक्त फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ शाहिद अली मौजूद है, ब्यूरो चीफ। उनकी तरह सूरत हाल भी हम जाने कि उनके शहर में क्या चल रहा है। शाहिद अली बताइएगा, फैसलाबाद की 10 बड़े अहम हल्के हैं, वहां पर क्या लगता है उनमें से कौन से ज्यादा अहम है और वहां पर क्या होने वाला है? आपको लग रहा है कि इस मरतबा के जो इंतखाबात हैं उनका रिजल्ट 2018 या 2013 या 2008 से कुछ मुख्तलिफ होने वाला है? क्या लगता है असेंबली की क्या कंडीशन होगी? जी, फैसलाबाद में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है, लेकिन नून लीग के दो धड़े शेर अली ग्रुप और राना सनाउल्लाह ग्रुप एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, जिसकी वजह से नून लीग को नुकसान होने का अंदेशा है। NA 102 से आबद शेर अली जो नून लीग के कैंडिडेट हैं और चंगेज़ खां काकड़ PTI के हिमायत याफ्ता हैं। सनाउल्लाह ग्रुप दरपर्दा जो है चंगेज़ खां काकड़ की हिमायत कर रहा है। इसी तरह चंगेज़ खां काकड़ को तमाम वकला बरादरी की हिमायत भी हासिल है, इसलिए आबद शेर अली और चंगेज़ खां काकड़ के दरमियान बड़ा सख्त जो है मुकाबला होने का इम्कान है। और यहाँ पर आबद शेर अली को सीट जीतने में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। और दूसरी तरफ NA 100 से अगर जायज़ा लें तो NA 100 में राना सनाउल्लाह के मुकाबले में निसार जट है और सिद्रा बंदेशा है। यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शेर अली जो है यहाँ पर जितना भी उसका असर है इस हल्के में वो निसार जट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम जायज़ा लेते हैं NA 103 का तो यहाँ पर अकरम अंसारी और अली सरफराज जो हैं PTI के हिमायत याफ्ता हैं। अकरम अंसारी नून लीग के हैं, पहले भी यहाँ पर से मुतअद्दिद मरतबा ये MNA रह चुके हैं और इस मरतबा अकरम अंसारी की पोजीशन अगर से पहले से बेहतर है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो अंसारी बरादरी के धड़े थे उन्होंने पिछले इलेक्शन में खुर्रम शहजाद को सपोर्ट किया था, लेकिन इस जो इलेक्शन में वो अकरम अंसारी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस लिहाज से गुमान ये किया जाता है कि अकरम अंसारी की पोजीशन जो है यहाँ पर बेहतर है। इसी तरह NA 101 में अगर देखा जाए तो अरफान मनान जो ये मनान के साहबजादे हैं ये नून लीग के उम्मीदवार हैं और राना आतफ PTI के जो हिमायत याफ्ता हैं। यहाँ पर अरफान मनान की पोजीशन इसलिए बेहतर है कि ये मकामी है और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। इसके वालिद साहब के काफ़ी लोगों के साथ बड़े मजबूत लिंक्स हैं, जिस वजह से अरफान मनान की पोजीशन मुस्तहकम दिखाई देती है। इसी तरह NA 104 में अगर जाएँ तो राजा दानियाल जो राजा रियाज के साहबजादे हैं, इनका मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता साहबजादा हामिद रज़ा से है। साहबजादा हामिद रज़ा की पोजीशन यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि राना अफजल के साहबजादे जो एहसान अफजल हैं वो दरपर्दा इसकी साहबजादा हामिद रज़ा की सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर वो यहाँ पर राजा रियाज के साहबजादे दानियाल को कामयाब कराते हैं तो इसके मतलब है कि उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो जाएगी और इस वजह से राना एहसान जो है राजा रियाज की खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपने तमाम धड़े जो हैं साहबजादा हामिद रज़ा की सपोर्ट में लगा दिए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को जो मुश्किल पेश आ रही है वो शेर अली ग्रुप और जो है सनाउल्लाह ग्रुप की जो आपस की जो एक इख्तिलाफ है, आपस की एक धड़ेबंदी है और उसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये ताकत का तवाज़न बरकरार नहीं रहता
अगर शेर अली और राना सनाउल्लाह दोनों जो हैं काबीना में नहीं जाते और इन्हें वजारतें नहीं मिलती तो इनका तवाज़न का शहर में ताकत का तवाज़न बिखर जाता है। इसलिए लेकिन दोनों धड़ों की कोशिश होती है कि राना सनाउल्लाह को वो शेर अली ग्रुप चाहता है कि वो कामयाब ना हो, इसी तरह राना सनाउल्लाह ग्रुप चाहता है कि आबद शेर अली कामयाब ना हो। पिछले इलेक्शन में तो ये कामयाब हो गया था राना सनाउल्लाह ग्रुप और आबद शेर अली यहाँ से शिकस्त पा गए थे, लेकिन इस मर्तबा क्या हालात होते हैं ये 8 फरवरी का दिन फैसला करेगा। अच्छा शाहिद अली, ऐसे मोटा मोटा बताइएगा, आपको क्या लगता है कि फैसलाबाद में इस मर्तबा कितनी सीटें नून लीग लेने वाली है और इस मर्तबा बाकी कितनी लेने वाले हैं? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अभी आप मुल्तान का रुख कर लेते हैं, वहां से हम बात करते हैं इमरान अरशद से। इमरान अरशद, मुल्तान में आपको क्या लगता है इस मर्तबा कौन सी जमात कितनी सीटें लेने वाली है? अगर ऐसे ही हम बात करें फर्जी तौर पर, आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात कितनी सीटें वहां से जीत जाएगी? देखिए, मुल्तान के अंदर चूँकि कुरैशी ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है, गिलानी ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है, इसके अलावा दीगर शख्सियात हैं, हाशमी ख़ानदान की सपोर्ट भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है। तो हम कह सकते हैं कि मुल्तान की जो कौमी असम्बली की 6 सीटें हैं उनमें से जो 2 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट है। मुल्तान की सूरत हाल भी आपने जानी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, तमाम हलकों से, तमाम शहरों से हमारे साथ उनके ब्यूरो चीफ और नुमाइंदगान मौजूद थे। आपको लम्हा ब लम्हा हम अपडेट करते रहेंगे इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। कैंपेन्स जो है वो खत्म होने वाली, क्योंकि वक्त पीछे रहा नहीं है, बिल्कुल टिक टिक बजना शुरू हो चुकी है। तो आज के पाकिस्तान नामा से और ट्रांसमिशन से हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।